नमस्कार। स्वागत है आप सभी का IFCS के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम गौरव मिश्रा और मैं आप लोगों को इकॉनमी पढ़ाता हूँ। ठीक है, इकॉनमी की हमारी 4 या 5 दिनों से लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे। पहले लाइव सेक्शंस, लाइव इकॉनमी हमारी चल रही थी। शाम को 5 बजे डेली में लाइव आकर इकॉनमी आपको कवर करा रहा था और जिसमें हमारे 19 लेक्चर्स हो भी चुके हैं। अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और हमारे लाइव सेक्शन में भी वो सारे लेक्चर्स पड़े हैं। उस प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स मिल जाएंगे, पॉलिटी के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करा रहे हैं विश्वजीत सर मॉर्निंग 10 o'clock लाइव आकर, तो वो सारे लेक्चर्स भी आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी इकॉनमी को लेकर पिछले 4-5 दिनों से हम लोगों में मैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू इसलिए नहीं रख पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था। लेकिन और उसमें थोड़ा सा परिवर्तन भी आया है कि थोड़ा लाइव क्लासेस जो शाम को 5 बजे इकॉनमी की चल रही थी, वो लाइव क्लासेस अब आपको नहीं मिल पाएंगी। लाइव क्लासेस की जगह पर अब आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। तो ये आपको पहली रिकॉर्डेड क्लास दी जा रही है जो वहीं से शुरू हो रही है जहाँ पर मैंने लास्ट अपनी लाइव क्लास ख़त्म की थी। हमारा लाइव जो लास्ट क्लास थी वो थी 19 नंबर लेक्चर का। ठीक है, आज आप इसको कंसीडर कर सकते हैं आपका 20वां लेक्चर है, क्योंकि मैं जहाँ मैंने वहाँ ख़त्म किया था आज मैं वहीं से शुरू करूँगा। ठीक है, तो हमारे जो लास्ट के जो लेक्चर्स थे हम उसमें इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए और आज जो हम पढ़ेंगे पहले तो वो जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम मुद्रा, आप मेरे पीछे स्लाइड में देख सकते हैं कि आज हम मुद्रास्फीति का जो मापन है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, इसको पढ़ेंगे। और ये किन लेवल्स पे होता है? तो प्रोड्यूसर लेवल पे होता है, होलसेल लेवल पे होता है और आपका रिटेल लेवल पे होता है। तो इन सारे लेवल्स पे जो है मुद्रास्फीति का मापन होता है और इसमें प्राइस चेंजेस होते हैं। प्राइस लेवल में जो चेंजेस होते हैं तो उनमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या फैक्ट आपको यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने चाहिए। ठीक है, स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, वो सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले, चूंकि आज हम 4 या 5 दिन बाद वापस आ रहे हैं, तो आज की क्लास शुरू होने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो हमने जो इन्फ्लेशन की क्लास शुरू की थी, तो इन्फ्लेशन की क्लास के तहत हमने जो पहली चीज जो पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था कि इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है और इसका हमने जो है डिफिनीशन के साथ साथ इंट्रो पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमने मुद्रास्फीति का इंट्रोडक्शन देख लिया है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हमने 2 प्रकार के इन्फ्लेशन को पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा पहला कौन सा था? कॉस्ट पुश। ठीक है, और दूसरा क्या था? डिमांड पुल। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कि लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि आपका मांग जनित या मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। इसके अंतर्गत क्या चीजें थी वो हमने पढ़ लिया था। फिर हमने जो तीसरी चीज पढ़ी थी वो पढ़ा था कि हमारा कॉजेज, क्या कारण है, कॉजेज फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, मुद्रास्फीति को लेकर क्या कारण है, और स्पेशली हमने इंडिया के कॉन्टेस्ट में पढ़ा था। तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में हमने पढ़ा था तो कॉजेज में हमने जाना था कि भारत के कॉन्टेस्ट में डिमांड हमारी पर्याप्त है, डिमांड इवन हमारी ज़्यादा है, और जो सप्लाई साइड है वहाँ पर हमारा सप्लाई कम है। ठीक है, ये हमने जाना था। फिर हमने एक इसमें यह जाना था कि सप्लाई को लेकर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर सप्लाई साइड में भारत में सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है तो हमने सप्लाई को लेकर क्या प्रॉब्लम्स थी उनकी भी चर्चा कर ली थी। ठीक है, और एज ए होल हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि डिमांड होने के क्या कारण है और हमारी सप्लाई कम होने के क्या कारण है, तो उनके भी कॉजेज हमने पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।
ठीक है, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाए, ये भी हमने पढ़ा था। और इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि दो स्तरों पर जो है काम करने की जरूरत है, एक सरकार का स्तर था और दूसरा एक आरबीआई का स्तर था। तो सरकार कैसे काम करेगी, फिस्कल पॉलिसी के तहत यानी राजकोषीय नीति के माध्यम से, और आरबीआई कैसे काम करेगा, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दो स्तरों पे काम करना है। एक तो दो स्तर हो गया कि सरकार और आरबीआई का, और एक दूसरे लेवल पे दो स्तर हैं कि जहां पर आपको डिमांड को कम करने की जरूरत है और सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था पिछली क्लासेस में कि डिमांड को बढ़ाने के लिए, डिमांड को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने अपना पिछली क्लासेस में और लेक्चर 19 तक हमने कंप्लीट किया था। उसके पहले हमने आरबीआई को भी ठीक से पढ़ लिया है, फिर हमने मनी सप्लाई को भी पढ़ लिया है, आरबीआई के फंक्शन भी पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ना मॉनेटरी सिस्टम भी पढ़ा है, टाइप्स ऑफ मनी भी पढ़ा है, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई जिसमें M1, M2, M3, M4 और रिजर्व मनी और मनी मल्टीप्लायर है। ये सारी चीज़ें भी हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों से ये निवेदन रहेगा कि जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो वो लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो प्लेलिस्ट वाला जो सेक्शन है उसमें जाकर इकोनॉमी के लेक्चर्स देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, उसके बाद पॉलिटी के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो 2023 में आए हैं उसमें सभी टॉपिक, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ठीक है, सभी टॉपिक्स को विश्वजीत सर सुबह मॉर्निंग खुद पर्सनली करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर सिंक्रोनाइज वे में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हमारी क्लास जो है ना, जहाँ हमने क्लास ख़त्म की थी वहीं से हम इन्फ्लेशन के ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट आता है, मैंने जो चर्चा की, जो पहले आपने स्लाइड में देख भी लिया है, कि अब हमारी बात निकल के आती है कि अब हमें बात करनी है कि इन्फ्लेशन को कैसे मापा जाता है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसके अंतर्गत एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पर इसमें जो है ना कोई अर्थमेटिक या कैलकुलेशन हम यहाँ पर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो यूपीएससी या पीसीएस या सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में वो सब कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस अपने दिमाग के इस सोच के साथ मत बैठिएगा कि यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये पढ़ाऊंगा कि जो है अर्थव्यवस्था किन स्तरों पे मापी जाती है, उनमें किन किन बिंदु, कौन कौन से बिंदु इंपॉर्टेंट है। ठीक है, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, PPI क्या होता है, कौन सा रेलिवेंट है किस चीज़ के लिए। ठीक है, इन सारी बातों की चर्चा करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है चलिए आगे की क्लास के लिए अपने कॉपी और पेन को उठा लीजिए। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी कि मुद्रास्फीति का मापन। अब यहां पर मेजरमेंट करना है, मुद्रास्फीति का मापन करना है। तो जब मैंने आपको मुद्रास्फीति की डिफिनीशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब इन्फ्लेशन जो है वो इन्फ्लेशन रेट हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था तुलना करके। ठीक है, तो जब अगर आप जो है इन्फ्लेशन निकाल रहे हो, मुद्रास्फीति निकाल रहे हो, तो इसका मतलब है आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हो, और कंपेयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको दो प्राइस लेवल भी चाहिए। ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं आप, और कंपेयर कर रहे हैं उसके लिए आपको दो प्राइस लेवल भी चाहिए। भाई जब दो प्राइस लेवल होंगे, मूल्य स्तर आपके पास होंगे, तभी तो दोनों को कंपेयर करके आप ये पता कर पाओगे कि इन्फ्लेशन कितना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? जब दो प्राइस लेवल होंगे तभी तो आप उन दोनों में कंपेयर करके ये पता कर पाओगे ना कि क्या मुद्रास्फीति या क्या इन्फ्लेशन रेट है। ठीक है, अब यहां पर जो है तो एक जो प्राइस लेवल है वो तो आपका एकदम डिटरमाइंड है कि भाई आप जो है ना आपका करंट होगा। ठीक है, करंट ईयर या करंट मंथ का एक प्राइस लेवल होगा। ठीक है, जिस समय आप इन मुद्रास्फीति की गणना करना चाहते हैं। और जो दूसरा होगा वो होगा आपका या तो प्रीवियस ईयर का होगा, और या फिर हो सकता है वो बेस ईयर। ठीक है, अगर
सरकार या फिर आरबीआई पिछले वर्ष के मुकाबले मुद्रास्फीति को की गणना कर रही है, तो वो क्या लेगी, पिछले वर्ष के जो डाटा है, प्राइस लेवल है, उसको लेगी और अभी का जो प्राइस लेवल है दोनों को कंपेयर कर देगी और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन रेट निकाल लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि बेस ईयर से कंपेयर करके आरबीआई को निकालना है, तो फिर वो बेस ईयर का डाटा लेगी और वहां पे जो प्राइस लेवल है उस प्राइस लेवल से आज के करंट के जो प्राइस लेवल है उनको कंपेयर करके फिर इन्फ्लेशन रेट निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल यह पैदा होता है कि बेस ईयर क्या होता है। ठीक है, यहां पर अगला सवाल यह पैदा होता है कि बेस ईयर क्या होता है। तो देखिए, बेस ईयर के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए। ठीक है, बेस ईयर के अंतर्गत यूपीएससी आपसे कभी नहीं पूछने वाला, वो ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी आपको एक स्टेटमेंट में ये पूछ देगा कि भाई इस फला चीज के लिए बेस ईयर ये चीज इतना ये बेस ईयर निर्धारित किया गया है। ठीक है, लेकिन बेस ईयर क्या है इसकी सिर्फ समझ ही आपको जरूरत है। तो बेस ईयर क्या होता है, ये एक नॉर्मल ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है और जिसमें प्रोडक्शन भी क्या होता है, नॉर्मल होता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई साल जो सामान्य हो, ठीक है, ऐसा ना हो, ऐसा कोई वर्ष बेस ईयर कभी नहीं चुना जाता कि जिस वर्ष कोई आकस्मिक घटना या अप्रत्याशित घटना हुई हो, जैसे कहीं भूकंप आ गया हो या फिर बारिश ज़्यादा हो गई हो या फिर उस साल पैदावार ज़्यादा हो गई हो। तो ऐसे किसी भी साल को बेस ईयर के रूप में नहीं लिया जाता, क्योंकि उसमें क्या है कि प्रोडक्शन का एक नॉर्मल जो है, जब हम अर्थव्यवस्था के में माइक्रो लेवल पे पढ़ते हैं तो हम इन आकस्मिक घटनाओं वाली चीज़ों को अलग करके पढ़ते हैं, हम ऑन एग्रीगेट नॉर्मल चीज़ों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और उनसे तुलना करते हैं। तो जो हमारा बेस ईयर होगा वो ईयर ऐसा कैसा होगा, एक सामान्य वर्ष होगा और उस सामान्य वर्ष में जो हमारा जो अनुमानित उत्पादन है, नॉर्मल उत्पादन जो हमारा होता रहा है, जो ट्रेंड रहा है, वही नॉर्मल उत्पादन हमारा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे साल को बेस ईयर के रूप में चुन लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो बेस ईयर है इसमें जो मान होते हैं उन मान से वो जो इस बेस ईयर का जो डाटा होता है उससे करंट डाटा की तुलना कर देते हैं और जो हमें निकालना होता है हम निकाल लेते हैं। तो बेस ईयर आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर अब हमने एक चीज समझी कि इन्फ्लेशन में को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहली चीज तो ये समझ लिया कि भाई इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करेंगे कंपेयर करके, और कंपेयर करके हमारे पास दो प्राइस लेवल होने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अब दूसरी बात यहां पर यह होती है कि इन्फ्लेशन को आपको किस लेवल पे मापना है। ठीक है, सप्लाई चेन के किस लेवल पे आपको इन्फ्लेशन को मापना है। देखिए, जब उत्पाद बनता है तो उत्पादक उत्पाद बनाता है, फिर वह उसके बाद उत्पादक से वो उत्पाद जाता है जो थोक व्यापारी के पास, और थोक व्यापारी से फिर वो उत्पाद जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर के बाद फिर जो प्रोडक्ट है वो जाता है हमारे जो कंज्यूमर के पास। ठीक है, तो अब इस सप्लाई, ये पूरी कहलाती है क्या, सप्लाई चेन। ठीक है, अब इस सप्लाई चेन में किस स्तर पर इन्फ्लेशन को मापा जाए, तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि सर जिस स्तर पे कंज्यूमर को मिल रहा है वहां पर मापा जाए। ठीक है, लेकिन पहले तो सप्लाई चेन ये बना लेते हैं। अब हमारा यहां पर क्या है, देखिए प्रोड्यूसर है, फिर उसके बाद हमारा होलसेलर है, फिर उसके बाद हमारा रिटेलर है और फिर हमारा कंज्यूमर है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, ये कंज्यूमर है। आपका जवाब होगा कि सर जो है जितने इस स्तर पर जो है आप हमारा इन्फ्लेशन निकालिए, क्योंकि यही हमारे ऊपर सीधा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, एक आम पब्लिक पे यहां पर जो आपका इन्फ्लेशन रेट है ये इंपॉर्टेंस दिखाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, सीधे इंपैक्ट किस पे जा रहा है, आम आदमी पर। लेकिन सरकार और आरबीआई सिर्फ यहीं पर इन्फ्लेशन रेट की गणना नहीं करती। ठीक है, सरकार डब्ल्यूपीआई पर भी इन्फ्लेशन रेट की गणना करती है। ठीक है, जहां पर होलसेलर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार और आरबीआई को अपनी नीतियां बनानी है, अर्थव्यवस्था को दिशा देनी है, सरकार को सप्लाई चेन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है उनको ढूंढना है, सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करना है। तो इन सारे कार्यों के लिए सरकार सिर्फ यहीं पर इन्फ्लेशन रेट नहीं नापेगी। ठीक है, सरकार होलसेल के स्तर पर भी इन्फ्लेशन को की गणना करेगी और सरकार इसके प्रोड्यूसर के स्तर पर भी इन्फ्लेशन की गणना करेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि जब इतने सप्लाई चेन के अंतर्गत ये आपकी क्या हुई, ये आपकी हो गई
ये आपकी क्या है, सप्लाई चेन। ठीक है, ये आपकी सप्लाई चेन हो गई, यानी कि पूर्ति श्रृंखला। और सप्लाई चेन में हमारा पहला स्तर क्या हो गया, प्रोड्यूसर का हो गया। दूसरा स्तर हमारा हो गया आपका होलसेलर। और तीसरा, तो प्रोड्यूसर एक उत्पाद बनाता है, वहां से ये उत्पाद जाता है होलसेलर के पास, और होलसेलर से फिर ये जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर फिर इसको बेच देता है किसे, कंज्यूमर को। ठीक है, अब जब हम इस स्तर पर मापेंगे इन्फ्लेशन को, तो इस स्तर पर हम इन्फ्लेशन को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, किसका यूज करते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। होलसेल के स्तर पर हम किसका यूज करते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI। ठीक है, आप घबराइएगा मत कि ये क्या होते हैं, अभी एकदम आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या है, एकदम लेमन टर्म में, नॉर्मली। ठीक है, फिर उसका रिटेलर के स्तर पर क्या होता है, हम CPI इसका यूज करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब यहां पर सवाल आता है कि इंडेक्स क्या होता है। तो देखिए, इंडेक्स क्या है कि इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, ये जो है सांख्यिकीय आंकड़ों का एक संग्रह है। ठीक है, और जो है ना, इसमें संग्रह होता है, और जो है ना कई तरीके के इंडेक्स हो सकते हैं। इसमें क्या है, तुलनात्मक आंकड़े शामिल किए जाते हैं, और एक इंडेक्स का मान हमेशा क्या लिया जाता है, 100। ठीक है, तो ये होता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, ये भी आपके यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है वो जरूर आपका स्टेटमेंट में आता रहता है। ठीक है, तो इंडेक्स की एक समझ बन गई कि एक तरीके से आपका ये क्या है, एक लेखा जोखा टाइप का है। क्लियर है, जिसमें तुलनात्मक आंकड़ों को रखा जाता है। क्लियर। अब यहां पर जो है WPI, CPI और ये PPI, इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, कि इनमें जो है इन्फ्लेशन को कैसे हम देखते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि तीनों स्तरों पर, तीनों ही इंडेक्स में जो है हम पहचान करेंगे कि मूल्य स्तर में क्या बदलाव हो रहा है। ठीक है, PPI के स्तर पर क्या है, यहां पर साइड में आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चेंजेस इन प्राइस लेवल, मूल्य स्तर में क्या बदलाव हो रहा है, हर लेवल पे हम यही समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप PPI शुरू करते हैं। देखिए, PPI के अंतर्गत क्या है, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसको हिंदी में कहेंगे उत्पादक मूल्य सूचकांक। ठीक है, उत्पादक मूल्य सूचकांक। अब इसमें क्या करते हैं कि ये क्या करता है, ये हमें दिखाता है, शोज चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, PPI हमें क्या दिखाता है, PPI हमें दिखाता है कि उत्पादन की लागत में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो प्राइस है वो उत्पादन में, जो पहले जो प्राइस था, अब नया प्राइस क्या है, कितना प्राइस लग रहा है, कितनी कीमत लग रही है। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या होता है, तो जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में हमें पता है कि दो इनपुट्स होते हैं, दो प्रकार के इनपुट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फैक्टर इनपुट्स और दूसरे होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, अब फैक्टर इनपुट्स में क्या क्या आते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। फैक्टर इनपुट्स में क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये इनपुट के रूप में होते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए, इस पेन को बनाने के लिए भी। ठीक है, इसको किसी उत्पादक ने बनाया होगा, और उस उत्पादक ने किन चीजों का यूज किया होगा, एक तो रॉ मटेरियल का, जो नॉन फैक्टर इनपुट आ जाएगा, और दूसरा उसने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन चार चीजों का इस्तेमाल किया होगा, तब ये पेन बना होगा। ठीक है, अब इस पेन का बनने की पहले लागत कुछ और थी, अब लागत बदल गई है। तो लागत में जो बदली हुई लागत है, जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो चेंज है, उस चेंज को हम निकालते हैं
ठीक है, किसके अंतर्गत? पीपीआई के अंतर्गत। और यहां पर हम जो है उत्पादक के स्तर पर यानी कि प्रोड्यूसर के लेवल पर हम यहां इन्फ्लेशन को पता करते हैं। क्या यह बात क्लियर हो गई आपको? तो प्रोड्यूसर लेवल पे हम, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल पे हम इन्फ्लेशन की जब गणना करते हैं तो हम पीपीआई के अंतर्गत जो है कॉस्ट में क्या चेंजेस आया है उसको पता करते हैं। क्लियर है? अब उसके बाद क्या है, तो फैक्टर में मैंने आपको क्या बता दिया है? फैक्टर में आपको बता दिया है लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। अब यहां पर लैंड के बदले आपको पता है कि क्या है, उत्पादक को क्या चुकाना पड़ता है? रेंट। ठीक है, लैंड के बदले उत्पादक को क्या चुकाना पड़ता है? रेंट। और उसके बाद लेबर के लिए क्या उत्पादक को देना पड़ता है? वेजेस, यानी कि पारिश्रमिक। कैपिटल, जो कहीं से वो पूंजी लेकर आता है तो उसके बदले उसको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। ठीक है, और जो वो अपनी उद्यमिता दिखाता है, जो रिस्क लेता है एक उत्पादक, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर क्या है? प्रॉफिट। क्लियर? और नॉन फैक्टर में क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? पीपीआई के स्तर पर हम लोग बात कर रहे हैं, और पीपीआई में क्या है कि लागत में क्या परिवर्तन हो रहा है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, उसको हम मापते हैं, और जो चेंजेस है वही उस जो है पीपीआई के स्तर पर इन्फ्लेशन है। क्या क्लियर है? अब यहां पर कॉस्ट क्या क्या है, तो आपको पता चल गया कि भाई कॉस्ट के रूप में क्या है कि रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है, वेजेस देने पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और इसके अगेंस्ट में प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए एक चीज नोट करिए, यहां पर नीचे नोट लिख के डाल लीजिए। ठीक है, मैं इसको रेडिंग से लिख रहा हूं, यहां पर लिख दीजिए नोट। रेडिंग से थोड़ा कम क्लियर है। ठीक है, तो दूसरा इंक ले लेता हूं, चलिए व्हाइट से लिख देता हूं। नोट। ठीक है, अंडर पीपीआई, पीपीआई के अंतर्गत, ठीक है, ये चीजें शामिल नहीं होंगी। क्या क्या चीजें शामिल नहीं होंगी? एक तो प्रॉफिट, ठीक है, टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन आदि, ये सारी चीजें क्या है? शामिल नहीं होंगे। क्लियर? इसको नोट में डाल दीजिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अभी एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, अब ये चीजें शामिल नहीं होंगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये प्रॉफिट वाला है ये भी शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मान लीजिए अगर ये पेन है और इस पेन का उत्पादन मैं कर रहा हूं, तो मेरा जो खर्चा है वो रेंट के रूप में कितना जा रहा है, वेजेस के रूप में कितना मुझे पैसा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट के रूप में मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है, और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ा। ठीक है, ठीक है, इन सब के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ा, ये मेरी क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। अब पिछले साल मान लीजिए इस पेन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 10 रुपए, और इस साल क्या हो गया? 11 रुपए। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यानी कि मूल्य स्तर में, ठीक है, लागत में कितना चेंज आ रहा है? 1 रुपए का। अब अगर सरकार को यह निकालना हो कि भाई ये 1 रुपए का चेंजेस क्यों आ रहा है, कहां आ रहा है, तो यहां पर सरकार आसानी से निकाल सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर सरकार के पास डाटा है। ठीक है, मान लीजिए इस पेन की कीमत जो है ना जब 10 रुपए थी, तो मैं ये मान के चलता हूं कि इस पेन में रेंट के रूप में इन्वेस्टमेंट होगा 2 रुपए का, मान लीजिए। ठीक है, 2 रुपए का है। फिर उसके बाद वेजेस के रूप में 3 रुपए का है। ठीक है, फिर मान लेता हूं कि आपका इंटरेस्ट के रूप में 4 रुपए देने पड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद ये सब करने के बाद आपको 1 रुपए जो है लाभ के रूप में मिल रहा है। तो इसको तो आपको इंक्लूड करना ही नहीं है। ठीक है, मान लेते कि रॉ मटेरियल का भी कुछ कॉस्ट रहा होगा, इसको 1 रुपए मान लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो तब जाके ये 10 रुपए का पेन मेरा तैयार हुआ था। अब इस साल 11 रुपए का ये पेन हो गया,
तो यहां पर हम देख लेंगे कि ये बढ़ा है, हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा है, या हमारा रेंट बढ़ गया है, या हमें वेजेस ज्यादा चुकाना पड़ रहा है, या फिर हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है। कहां पर मेरा खर्चा ज्यादा हो गया जिसकी वजह से पेन का जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। तो यह सरकार आसानी से माप सकती कि नहीं माप सकती। तो पीपीआई क्या दिखाता है आपको? लागत में परिवर्तन दिखाता है। पीपीआई समझ में आ गया? ठीक है, पीपीआई लागत में क्या परिवर्तन होता है उसको दिखाता है, और उत्पादन के स्तर पर, प्रोडक्शन के लेवल पर जब सरकार को इन्फ्लेशन को मापना होता है या आरबीआई को मापना होता है, तो क्या है कि वो पीपीआई का यूज कर सकती है। तो पीपीआई आपको क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं दूसरे उस पर, डब्ल्यूपीआई पर। अब आते हैं डब्ल्यूपीआई पर। तो डब्ल्यूपीआई को भी अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स डाल दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए। होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। तो थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट ये आप नोट करिए कि इसका जो बेस ईयर है वो है 2011 और 12। ठीक है, और डब्ल्यूपीआई हमें क्या दिखाता है? तो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत कुछ वस्तुएं हैं, कुछ सिलेक्टेड वस्तुएं हैं, और उन सिलेक्टेड वस्तुओं को कुछ वर्गों में बांटा गया है, और वहां पर उनको अलग अलग भारांश देकर फिर उनका जो क्या मूल्य है, क्या प्राइस लेवल है, ठीक है, कुछ चुनिंदा बाजारों में, तो वहां पर उनका प्राइस लेवल निकाला जाता है, और पिछले वर्षों में उन चुनिंदा बाजारों में उन सिलेक्टेड वस्तुओं का कितना मूल्य था और इस वर्ष मूल्य कितना है, इन दोनों प्राइस लेवल में क्या अंतर है, इसको निकालकर फिर ये डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत क्या है, हम इन्फ्लेशन निकाल लेते हैं। तो इसको जो है ना थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लो। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत आप पहला पॉइंट तो यही नोट करो कि पहला पॉइंट क्या है कि इसका बेस ईयर क्या है, 2011 और 12। फिर दूसरी बात, ये डब्ल्यूपीआई क्या दिखाता है? डब्ल्यूपीआई शोज, ठीक है, चेंज इन प्राइस लेवल ऑफ selected goods in selected markets of economy। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या दिखाता है कि कुछ चुनिंदा, कुछ चुनी हुई वस्तुएं हैं, और उन चुनी हुई वस्तुओं का कुछ चुनिंदा, देखो डब्ल्यूपीआई मापने के लिए जो पॉलिसी मेकर्स हैं हर थोक मंडी थोड़ी ना जाएंगे, तो उन्होंने कुछ मार्केट तय कर रखे हैं। ठीक है, और हजारों नहीं लाखों वस्तुएं हैं, तो वो लाखों वस्तुओं के लिए थोड़ी ना वो जाएंगे, तो उन्होंने क्या है, कुछ वस्तुएं चुन रखी हैं लोगों के कंजम्पशन बिहेवियर के आधार पर, लोगों की उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने कुछ वस्तुओं को चुन रखा है। ठीक है, जो जिनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जिनका योगदान अच्छा है, ठीक है, जिनका जीडीपी में अच्छा योगदान है, ठीक है, तो उन वस्तुओं को चुन रखा है, और उनको चुनकर जो है ना उनके होलसेल के स्तर पर मूल्यों में क्या अंतर आ रहा है उनको, क्योंकि लाखों वस्तुओं को लेकर जो है इन्फ्लेशन की गणना करना या फिर देश की हर मंडी में पॉलिसी मेकर्स जा सकें, यह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कुछ वस्तुएं चुन ली गई हैं कि इन वस्तुओं को हम इनके थोक मूल्य के स्तर पर इन्फ्लेशन की जांच करेंगे, और इन वस्तुओं की जांच करने पर मोटा मोटा हमें जो है ना अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन की क्या स्थिति है उसके बारे में पता चल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इस लाइन को समझने में आई डोंट थिंक कि आपको एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ठीक है, तो अब यहां पर इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आपने लिख लिया है। अब आप ये समझिए कि मैं बात की गई है सिलेक्टेड गुड्स की। ठीक है, तो वो सिलेक्टेड गुड्स क्या है? तो सिलेक्टेड गुड्स
क्या है आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो कभी पूछा नहीं जाएगा। हाँ, कितनी है एक समझ पैदा करने के लिए, क्योंकि वो कभी भी स्टेटमेंट का पार्ट बन सकती हैं, ऑप्शन का पार्ट बन सकती हैं, तो उसकी थोड़ी समझ देख लेते हैं। ठीक है, तो इस सिलेक्टेड गुड्स कितनी है, सिलेक्ट 697, 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, WPI के अंतर्गत इन 697 वस्तुओं के जो मूल्य स्तर में जो परिवर्तन है उसको मापकर जो है ना अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की गणना कर ली जाती है। अब इन 697 वस्तुओं को 3 टोकरियों में रखा गया है, 3 वर्गों में रखा गया है। मैंने टोकरी शब्द लिया क्योंकि बास्केट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये जो है 697 वस्तुएं कितनी उसमें क्लासिफाइड हैं, 3 टोकरियों में। ठीक है, पहला आपका ये हो गई एक टोकरी। ठीक है, दूसरी ये थोड़ी छोटी है, और तीसरी ये जो टोकरी बड़ी है। ठीक है, तो ये आपकी 3 टोकरियां हैं, यानी कि WPI के अंतर्गत जो 697 वस्तुएं हैं उनको 3 वर्गों में, 3 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। वो कैटेगरीज क्या हैं? तो पहली कैटेगरी का नाम लिख लीजिए। पहली कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं प्राइमरी गुड्स, प्राथमिक वस्तुएं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत कौन से आते हैं? फ्यूल एंड एनर्जी, फ्यूल एंड एनर्जी, ईंधन एंड एवं ऊर्जा। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है WPI के अंतर्गत? वो है आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, तो इन 697 वस्तुओं को इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब इसमें कितनी है? तो प्राइमरी गुड्स के अंतर्गत आपकी जो है वो यहां पर लिख लीजिए 117 वस्तुएं हैं। फ्यूल और एनर्जी के अंतर्गत इस बास्केट में कितनी वस्तुएं हैं? यहीं पर लिख दीजिए 117 इस बास्केट में। इसमें कितनी है? तो इसमें है 16। ठीक है, इसमें फ्यूल और एनर्जी से रिलेटेड जो 16 वस्तुएं हैं। और ये जो सबसे बड़ी बास्केट है इसमें कितने हैं? 564। क्लियर है? 564 वस्तुएं हैं। तो यहां पर भी लिख देते हैं, इसमें 16 है और इसमें है 564 वस्तुएं। क्लियर है आपको? तो WPI के अंतर्गत जो वस्तुएं चुनी गई हैं उन वस्तुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, उनकी 3 कैटेगरी सेट की गई हैं। और वो 3 कैटेगरी क्या है? प्राइमरी गुड्स यानी प्राथमिक वस्तुएं, फ्यूल एंड एनर्जी एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, और ये सारी चीजें इनको 3 भागों में बांटने के बाद अब इनका वेटेज कितना दिया गया है? तो इनका वेटेज देख लीजिए, इनका वेटेज नोट कर लीजिए। जो प्राइमरी गुड्स का वेटेज है वो है 22.62%। ठीक है, और ये वेटेज जो दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये वेटेज इस आधार पर दिया गया है कि प्रोडक्शन में इन वस्तुओं की कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, उस आधार पर इन वस्तुओं को वेटेज दिया गया है इन बास्केट्स में। ठीक है, WPI के अंतर्गत। उसके बाद ये कितना है? तो ये आपका है 13.15%। ठीक है, और जो हमारा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको कितना दिया गया है वेटेज? उनका वेटेज है 64.23%। क्या मेरी बात क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि गुड्स की केवल सेवाओं, ये वस्तुओं की बात हो रही है, तो सेवाएं कहां चली गई? तो अगला पॉइंट यही है कि WPI के अंतर्गत जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? तो सर्विसेज क्या है? वो इंक्लूड नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट जो भी आपका नंबर चल रहा हो, ठीक है, सर्विसेज नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? ठीक है, यहां तक इसको बना लीजिए, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब
अगली बात क्या निकल के आती है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर ना लिखा हो तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगली बात क्या निकल कर आती है कि जो है WPI को वर्ष 2014 तक, ठीक है, सरकार और RBI, गवर्नमेंट और RBI, ये दोनों एक बेंचमार्क के रूप में यूज कर रहे थे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। 2014 तक WPI को बेंचमार्क के रूप में सरकार और RBI दोनों ने यूज किया है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन 2014 में RBI ने WPI की जगह किसको अडॉप्ट कर लिया? RBI ने WPI की जगह CPI को अडॉप्ट कर लिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट कर लिया। क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि अगर आप WPI थोक बाजार के स्तर पर इन्फ्लेशन की माप कर रहे हैं तो क्या उस थोक बाजार का जो इन्फ्लेशन है उसका डायरेक्ट प्रभाव जनता पर पड़ रहा है? नहीं। डायरेक्ट प्रभाव कहां पर पड़ रहा है? जो कंज्यूमर लेवल पर है। कंज्यूमर लेवल पे एक आम जनता जब खरीदने जा रही है तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? तो जो रिटेल स्तर पर जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन का प्रभाव जनता पर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हुए RBI ने 2014 में अपने आप को शिफ्ट कर दिया कहां? WPI से CPI पर। और बेंचमार्क क्या हो गया इसका? ठीक है, ये किसका हो गया? RBI का, ठीक है। तो RBI जो अपनी जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, RBI जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसके लिए CPI के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है। और जो हमारा गवर्नमेंट है वो अभी भी इंडस्ट्री के सेक्टर में, ठीक है, इंडस्ट्री के सेक्टर में WPI के आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, ठीक है, और अपने फिस्कल पॉलिसी को WPI के आंकड़ों के आधार पर बनाती है। क्लियर है? अब उसके बाद अगली बात क्या निकल कर आती है कि भाई हमने देख लिया कि इसमें सर्विसेज शामिल नहीं है, और उसके बाद हमारा जो है 2014 तक ये हमारा बेंचमार्क था, ठीक है। फिर अगली बात इसमें यह निकल कर आती है कि WPI में इनडायरेक्ट टैक्सेस को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी अर्थव्यवस्था को भी मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? वो तो सरकार जब चाहे बढ़ा दे या घटा दे, ठीक है। तो उनको इंक्लूड करके फिर क्या है, वो जब इंक्लूड हो जाएंगे तो क्या रियल पिक्चर देंगे? वो रियल पिक्चर नहीं देते हैं। तो इसीलिए WPI में भी इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो WPI में फिर इंक्लूड क्या हुआ? ठीक है, तो WPI में इंक्लूड क्या हुआ? तो WPI में इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं, जैसे स्टोरेज है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, लागत उतनी ज्यादा नहीं होती है। इनमें जो है, जो होलसेलर है उसको इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, ठीक है। स्टोरेज में उसको क्या है, उसके पास पहले से ही गोदाम होते हैं, सामान आके उसी में पड़ा रहता है, तो कोई ज्यादा खर्च नहीं, बिजली का माइनर सा खर्चा। रही बात ट्रांसपोर्टेशन, तो ज्यादातर आपने खुद ही अपने आसपास देखा होगा कि जो रिटेलर हैं वो खुद ही जो है ना होलसेलर के पास जाकर सामान खरीद के लाते हैं, या फिर रिटेलर और होलसेलर के बीच में जो मिडिल मैन है वो जाकर जो है सामान खरीद के जो है होलसेलर के पास से जाते हैं, सामान खरीदते हैं मिडिल मैन, और जाके रिटेलर को बेच देते हैं। तो कुल मिला के ये जो होलसेलर है इसको कहीं नहीं जाना पड़ता, तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी इसकी बहुत कम होती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें, इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा जो PPI में जो हमारा इन्फ्लेशन है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है, लगभग बराबर होता है किसके? WPI में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये रही बात WPI की, ठीक है। तो हमने PPI समझ लिया, WPI समझ लिया, WPI के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी नोट कर लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइम हो रहा है, अभी पॉलिटी की लाइव क्लास जानी है, तो आज की क्लास में यहीं रोकता हूं, ठीक है। CPI हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।
और इसको हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए कल फिर आपको एक नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि रात में 9 बजे हमारी पॉलिटी की क्लास लाइव होती है। ठीक है, मैंने अभी क्लास को लेट भी कर दिया है। ठीक है, हाँ नहीं, अभी 10 मिनट है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। और सुबह 10 बजे PYQ की क्लास होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन क्लासेस को भी अटेंड करिए। आपको UPSC प्रीलिम्स को लेकर बहुत ही सहायता मिलेगी यहाँ से। और हमारी क्लासेस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं या लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।